नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की ओर से मैं मोहम्मद आफ्ताब हुसैन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पिछले सीरीज़ की तरह इस बार भी हम मशीनों की बात करेंगे। मशीनें हमारे जीवन को आसान कैसे बनाती हैं, ये सवाल के जवाब में हम बहुत सारे ऐसे उपकरण आपको दिखा रहे हैं जिन मशीनों के द्वारा हमारा जीवन बड़ा ही आसान बन जाता है। देखिए, बचपन में खासकर जिन इलाकों से हम आए, हम लोग भी ग्रामीण इलाकों से आए हुए बच्चे हैं। हमारे घरों में अक्सर ये देखने को मिलता है कि कोयले से खाना बनाया जाता है या कभी लकड़ियों से खाना हम बनाते हैं। न सिर्फ घरों में, बड़े बड़े पावर प्लांट में कोयले को जलाकर विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। लेकिन कोयला एक जीवाश्म है जो कि बहुत सालों के ज़मीन में नीचे दबे रहने के बाद वो एक जीवाश्म में परिवर्तित हुआ और उसको जला के आज हम ऊर्जाओं में उसको परिवर्तित करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कोयला एक गैर परंपरागत स्रोत है। बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद, उपयोग करने के बाद, हो सकता है कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद ये ख़त्म हो जाए। लेकिन तब हम क्या करेंगे? ऊर्जा कहाँ से लाएंगे? इस सवाल को इसका जवाब हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। लेकिन एक तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास परंपरागत स्रोत भी हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार भाटा। ये तरीके की जो ऊर्जाएं हमें प्राप्त होती हैं जो शायद कभी ख़त्म ना हो, इनका स्रोत हमें हमेशा प्राप्त होता है। और दूसरी बात, इनके द्वारा कोई प्रदूषण नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हमें परंपरागत स्रोतों को उपयोग करना होगा। लेकिन कैसे? वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोचने वाली एक घटना है। आज इसी दिशा में हम सोलर पैनल, सोलर सेल की बात आपसे करेंगे। किस प्रकार ये कार्य करता है और किस तरीके से ये हमारे कार्य को आसान बनाता है। और ये विद्युत ऊर्जा, रोशनी की जो हमारी ऊर्जा होती है, जो फोटोवोल्टेइक इफेक्ट की हम बात करेंगे आपसे। लेकिन इस प्रोसेस को आइए हम समझाते हैं, बहुत डिटेल में, बहुत करीब से आपको हम समझाते हैं। समझाने से पहले आप यहाँ देख सकते हैं कुछ सोलर सेल हमने यहाँ बनाए हैं और एक ब्लोवर को हमने अटैच कर दिया है इस सोलर सेल के साथ। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि जब इसकी लाइट को हम बढ़ाकर, इसकी यहाँ रोशनी जो लगी हुई है उसको हम थोड़ा बढ़ा कर दिखाते हैं। आप देखिएगा उसमें क्या चेंजेस होते हैं। जब मैं रोशनी को कम कर रहा हूँ तो आप देखिएगा ब्लोवर बहुत नीचे, हल्की हल्की रोशनी को बढ़ाने पर ये ब्लोवर आस्ते आस्ते ऊपर जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग। सोलर सेल पर जो गिरने वाला प्रकाश है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जा रहा है, प्रवाहित हो रहा है। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन उसको हम देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कार्य कैसे करता है? सूरज की किरणें, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ये मान लीजिए हमारा सोलर सेल है। सूरज की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो इसके जो छोटे छोटे फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं उसमें एक वोल्टेज क्रिएट होता है, बनता है। उसके बाद वो जो हमारा एक वोल्टेज क्रिएट हुआ बहुत छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है। लेकिन काफ़ी सारे सेल को जोड़कर हमारे जो वोल्टेज डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो हमें एक डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट देता है। लेकिन हम डीसी करंट को उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम एक इन्वर्टर के द्वारा उस डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद हम एक ब्रेकर बॉक्स को यूज़ करके उस ऊर्जा को जो हमने बनाई है सौर ऊर्जा से, जो हमने विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया है, उसको हम अपने घरों के जो अप्लायंसेस होती हैं, जो उपकरण होते हैं, उसको देकर उसे हम उपयोग करते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली है, मान लीजिए सूर्य की ऊर्जा बहुत ज़्यादा अगर हमें मिल रही है तो इससे बहुत सारी सौर ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन जितना हम उपयोग कर पाते हैं उतना ही करेंगे, तो बाकी ऊर्जा का हम क्या करेंगे? पहले के समय में क्या होता था कि जो बाकी की ऊर्जा होती थी वो पावर ग्रिड में, जहाँ पे पावर को स्टोर किया जाता है, वहाँ चली जाती थी। लेकिन अभी के समय में हम सोलर बैटरी का उपयोग करते हैं, जहाँ पे हम अपनी एक्सेस जो हमारी जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसको हम स्टोर करते हैं और उसको समय आने पर हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये एक मोटा मैंने आपको बताया कि किस प्रकार ये पूरी प्रणाली कार्य करती है, ठीक है, हमारे जो सोलर पैनल की। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि इसमें किस तरीके के मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। देखिए, इसमें हम खासकर दो ऐसे मैं मटेरियल्स का नाम लूँगा जो आपने शायद सुना होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये हमने आवर्त सारणी में इसके नाम सुने हैं, पढ़े हैं। सिलिकॉन एक तरीके का एक अर्धचालक है, एक सेमीकंडक्टर है, जो पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट उसके अंदर होती है और वो हमें एक अच्छा खासा करंट प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके के छोटे छोटे सेल से मिलकर ये हमारे सोलर सेल बने होते हैं। और जैसे ही हम इसमें, आप देख रहे हैं, मैंने शुरू में आपको दिखाया कि जैसे इस पर लाइट पड़ती है तो ये इसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सप्लाई देती है और आस्ते आस्ते जो ब्लोवर है और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है और ऊपर की तरफ वो उठ पाता है। लेकिन
आपको ये मैं बताना चाहूँगा अपनी तरफ से, भारत में अभी तक आपको शायद जानकर ये खुशी होगी कि करीबन 42 से 43 सोलर पावर प्लांट बनाए गए हैं। क्यों? ताकि हम सौर ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकें और परंपरागत स्रोतों का उपयोग करें, जिससे हम अपने परिवेश को शुद्ध रख सकें और साफ रख सकें। ठीक है, आइए अब इसी दिशा में मैं आपको एक और मशीन के बारे में बताना चाहूँगा जो आपने ज़रूर सुना होगा और इसका उपयोग ज़रूर किया होगा। मैं बात कर रहा हूँ स्मार्टफोन्स की। आपने हमने चाहे जितने भी घर क्यों ना हो, पूरे विश्व की अगर हम बात करें, हर जगह फ़ोन उपयोग किए जाते हैं, चाहे वो छोटे फ़ोन हो, बड़े फ़ोन हो या स्मार्टफोन हो। लेकिन स्मार्टफोन की परिभाषा क्या है, उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? साधारण तौर पे अगर हम आपको बताएं, स्मार्टफोन एक ऐसा उपकरण है जो हमारी कंप्यूटिंग सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाता है और हमारी कनेक्टिविटी को, जुड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको अगर बताऊं, पहले हम 1G यानी 1 जनरेशन का जो सिस्टम, कनेक्टिविटी सिस्टम वो उपयोग करते थे। उसके बाद हम 2G में आए, फिर हम 3G में गए, अब 4G में आ गए हैं। अब हम 5G की बात करते हैं, यानी 5th जनरेशन की बात करते हैं। यानी हमारी जो कनेक्टिविटी है वो आस्ते आस्ते बढ़ती गई है। आपने अपने फ़ोन में अक्सर ये देखा होगा कि हम 4G का नेटवर्क दिखाते हैं और उसके बगल में VOLTE वोल्ट लिखा होता है। आपने ज़रूर देखा होगा। ये वोल्ट क्या है? इसे हम अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो बेसिकली इसे वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन कहा जाता है, जो इंटरनेट की मदद से हमारे कनेक्टिविटी को अच्छा बनाता है, हमारे कॉलिंग सिस्टम को भी अच्छा कर देता है। लेकिन मैं बात आज सिर्फ स्मार्टफोन की करूँगा। अगर हम इसके इवोल्यूशन की बात करें तो ये पाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 से 40 साल पुराना एक इतिहास है स्मार्टफोन का। फ़ोन तो खैर बहुत पहले से है, लेकिन स्मार्टफोन की अगर हम पार्टिकुलरली बात करें, ऐसा यहाँ दिखाया गया है कि पहला जो कॉल किया गया था, आप यहाँ देख सकते हैं, द फर्स्ट कॉल ऑन मोबाइल फोन वाज मेड बाय मोटोरोला बाय डॉक्टर मार्टिन कूपर इन 1973। 1973 में पहला कॉल किया गया था। उन्होंने अपने एक मित्र को फ़ोन किया था अपने ऑफिस से, जब उन्होंने ये उपकरण बनाया। इसके बाद अगर हम बात करें 1993 में फर्स्ट स्मार्टफोन आया था। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, IBM के साइमन जिन्होंने एक ये पहला स्मार्टफोन बनाया था 1993 में। उसके बाद बहुत सारे सिस्टम आस्ते आस्ते आए। अगर हम बात करें ब्लूटूथ, आपने ब्लूटूथ का नाम ज़रूर सुना होगा, जो कि हम किसी डाटा शेयरिंग में यूज़ करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 2001 में, यहाँ पे मॉडल नंबर भी हमने लिखा हुआ है, एरिक्सन T39 रिलीज़ की गई थी, जिसमें पहला ब्लूटूथ सिस्टम यूज़ किया गया था। लेकिन ये बात हम ब्लूटूथ की या हम स्क्रीन की टच की बात नहीं करेंगे। हम बात ये कर रहे हैं कि एवोल्यूशन आखिर ऐसा आस्ते आस्ते हुआ कैसे। सिस्टम आते गए, परिवर्तन होते गए, चीज़ें और बेहतर होती गई। पहले के स्मार्टफोन्स में सिर्फ टच की फैसिलिटी होती थी, या हम बात करें तो हमारा बेसिकली जो हमारा कैमरा सिस्टम यूज़ करते थे, चाहे वो वीडियो सिस्टम होती थी। लेकिन अभी के मोबाइल फ़ोन्स में जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं, उसमें ना सिर्फ वीडियो की बात, ऑडियो की बात हम करते हैं, बल्कि हम वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी की बात करते हैं, हम GPS ट्रांसमिशन की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनको हम उपयोग कर पाते हैं। यानी कि आस्ते आस्ते स्मार्टफोन्स और डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इनके पीछे विज्ञान है। कैसे? आपने रसायन विज्ञान का नाम ज़रूर सुना होगा। उसमें हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं, जिसे दिमित्री मेंडलीव ने 1869 में लिया था। बहुत सारे एलिमेंट्स की उन्होंने बात की थी वहाँ पे। लेकिन आपको शायद जानकर हैरानी होगी, अभी एक बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी है जिसे हम IUPAC कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वो ये बताते हैं कि कौन कौन से तत्व हमारे नेचर में पाए जाते हैं। फिलहाल उन्होंने 118 तत्वों की लिस्ट दी है। 118 तत्व हैं जिनसे कहीं ना कहीं हम खुद भी बने हुए हैं, लेकिन उसमें से ऐसे 30, लगभग 30 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका उपयोग हम इस छोटे से फ़ोन में करते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतने सारे तत्वों का उपयोग हम बस एक छोटे से स्मार्टफोन में करते हैं। कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हमारा जो टच स्क्रीन होता है मोबाइल, हमारे स्मार्टफोन का जो टच स्क्रीन होता है, बड़ा स्मूथली काम करता है। आपने कभी ये सोचा कि वो किस चीज़ का बना होता है? मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें ज़्यादातर जो हमारे टच स्क्रीन होते हैं वो एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास के बने होते हैं, जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मिलकर बने होते हैं, और उन पे इंडियम टिन ऑक्साइड की एक लेयर बनी होती है, जिससे वो बहुत अच्छे से काम कर पाता है। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा। मोबाइल में आप देखेंगे जो बैटरीज हम यूज़ करते हैं, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, लिथियम आयन बैटरी की हम बात करते हैं। लिथियम भी तो एक एलिमेंट ही है, एक तत्व है। इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रॉनिकल चिप होते हैं, जैसे माइक्रोचिप की हम बात करते हैं, मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया, सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन के साथ
हम ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं, प्रतिक्रिया माइक्रोचिप्स के लेयर पे यूज़ करते हैं। सिर्फ यही नहीं, मोबाइल के अंदर जो वायरिंग की जाती है उसमें हम कॉपर, गोल्ड, टेंटेलम इस तरीके के एलिमेंट्स का उपयोग करते हैं, तत्वों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। हमारे जो फ़ोन का जो स्पीकर होता है या माइक्रोफोन होती है, उसमें भी हम बहुत सारे तत्वों का उपयोग करते हैं। आपने नियोडाइमियम मैग्नेट का नाम कभी अगर सुना हो, जिसकी एटॉमिक नंबर 60 होती है, 60 होती है, वो भी बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। वैसे हम नियोडाइमियम का उपयोग हम अपने नॉर्मल प्रोजेक्ट में भी करते हैं। इसके अलावा आयरन बोरोन की एक मिश्र धातु होती है, जिसको हम यूज़ करके इस तरीके के मैग्नेट्स बनाते हैं और इसका उपयोग करते हैं। और आखिरकार मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दूँ, हमारे जो स्क्रीन के कलरफुल इमेजेस हमें देखने को मिलती हैं, उसके पीछे भी एक टेक्नोलॉजी होती है। उसमें भी हम कुछ तत्वों का उपयोग करते हैं, जैसे टर्बियम, डिस्प्रोशियम, वाइट ट्रियम, इस तरीके की तत्वों का उपयोग करके हम इस छोटे से फ़ोन को इतने बड़े पैमाने पे इतने अच्छे टेक्नोलॉजीज़ के साथ बना पाते हैं। तो मैं इस स्मार्टफोन के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बताने की मेरी कोशिश थी कि किस प्रकार ये रासायनिक तत्व हमारे जीवन को बहुत ही अच्छा बना पा रही हैं। समय के साथ इसमें और परिवर्तन होते जा रहे हैं, रिसर्च वर्क हो रही हैं। ये सब बताने के पीछे का कारण सिर्फ एक है, ताकि आप इन विषयों में बहुत ज़्यादा रुचि लें, रसायन विज्ञान और सभी विज्ञानों को अच्छे से समझें और आगे चल के अपने भविष्य इन्हीं सभी क्षेत्रों में बनाएं। इस छोटी सी बात के साथ मैं ये सेशन यहीं पे ख़त्म करूँगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।